बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मकबूजा कश्मीर में आज इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो रहा है और इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ जो पोजीशन है वो ये है कि जो 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली की, उसमें बीजेपी तकरीबन 27 नशस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, जबकि 50 से ज्यादा नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि भारत ने 2019 में जो एकतरफा गैर कानूनी काम किया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस किया, जो कमिटमेंट्स उसकी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थी, उनको ऑनर नहीं किया। उसके बाद ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकायदा तौर पर अपनी आवाज उठाने का और अपना मौकफ देने का मौका मिला, और ऐसे में उन्होंने रिजेक्ट किया थॉरली बीजेपी को, मोदी की इन पॉलिसीज को। तो क्या होता दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ भारत से मौजूद हैं अशोक वानखेड़े साहब, सीजन जर्नलिस्ट है, बड़े अरसे से इन सारे मामलात को, भारत की पॉलिटिक्स को, नेशनल इश्यूज को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। वानखेड़े साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज हैं? बस बढ़िया है बॉस, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। वानखेड़े साहब, जो मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में गैर कानूनी तौर पर किया, आज पहला मौका था मकबूजा कश्मीर के लोगों को अपनी राय के जरिए इजहार करने का कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और तकरीबन रिजेक्ट कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो कुछ मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में गैर कानूनी तौर पर किया। आप कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शंस का जो रिजल्ट सो फार, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, अब तक जो नतीजा आपके सामने है? देखिए, मैं तो थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लूं। जी। जो काम आपको गैर कानूनी लगता होगा, काम कानूनन हो गया था, लेकिन सही या गलत था, ये बात हो सकती है। 370-35 ये गलत है या सही है, जम्मू कश्मीर के आवाम की दृष्टि से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात अलग है। लेकिन मेरे यहाँ एक जमहूरियत है, मेरे यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी है। मैंने गैर कानूनी सही और गलत की बहस, तो जाहिर सी बात एक बड़ी तवील बहस है। हाँ, आपको हाँ, इसको तो देखने का एंगल और है, कुल मेरा और मिलाकर है। उसी मैंने उसी गैर उसी कानूनी उसी इसलिए पे कहा आता कि उस वक्त स्टेट नहीं। असेंबली मौजूद नहीं थी, और स्टेट असेंबली की एग्जैक्टली, मौजूदगी के बगैर ये सब कुछ किया गया। देखिए, भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द गवर्नमेंट ऑन अंडर सेक्शन सर्टेन सेक्शन टू टेक सुओ मोटो एक्शन। 370 ये है बहुत बड़ा जो मसला है। बीजेपी ने भी ये गेम खेला है। वो कैसा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप 1 मिनट दीजिए। जी प्लीज। 370 के तहत जो स्टेटस ओरिजिनल 1947 के बाद जो मिला था, वो 37 टाइम्स अमेंड हुआ है। अब उस धारा 370 में सिर्फ लैंड एक्विजिशन नाम की एक चीज बची हुई। अब मोदी जी ने वो 370 हटाया नहीं है, उसका सेक्शन भी हटाया, क्योंकि 370 अभी भी संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो उसका प्रोपेगेंडा किया कि हमने 370 हटाया, 370 हटाया। लेकिन 370 में जो प्रोविजंस थे जम्मू कश्मीर के लिए, उनमें से 37 बार अलग अलग गवर्नमेंट्स ने उसको अमेंड किए। इवन चंद्रशेखर की सरकार ने भी, चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उसमें अमेंड करते आ रहे। लेकिन फिर 370 ये जम्मू कश्मीर के आवाम का एक दिल का मसला था, उस पर रिएक्ट होना था, वो रिएक्शन आ गई हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। कई चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट की हो। जम्मू 370 की बात नहीं, जो बार बार कहा जाता है कि यहाँ आतंक खत्म हो गया, उसके खिलाफ बोला होगा। जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल रूल है, उसके खिलाफ भी ये होगा कि हमें अपना खुद का सरकार चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में वैली एक है, जम्मू एक है। जम्मू में टोटल 43 सीट है, 43 सीट्स जी, और वैली में 47 सीट्स जी। बिल्कुल। अब कोई भी राजनीतिक, एनी पॉलिटिकल पार्टी विल ऑलवेज प्लान अ विक्ट्री, इट्स अ पॉलिटिकल गेम। तो इन्होंने भी ऐसी ही विक्ट्री प्लान की थी। उनको लगा कि जम्मू में 43 सीट्स ये हिंदू बहुल है, इज अ मेजोरिटेरियन आर हिंदूज, तो ये 43 सीट्स हम इकट्ठा कर लेंगे। तो जो वैली की 47 सीट्स है, वो यदि अलग अलग लोगों में डिवाइड हो गई, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, जमात इस्लाम है, उसके बाद रशीद इंजीनियर जो अभी आतंकी फंडिंग के लिए जो जेल में थे, वो पैरोल पे आके
उन्होंने फिर कुछ कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो उन्हें लगा यदि वैली में 47 ये लोग बढ़ जाते हैं आपस में, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 12, यदि ऐसे हो जाते हैं तो एक बीजेपी को मिल जाएगी और सरकार बना लेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि वैली के लोगों ने तमाम ये प्लान्स बीजेपी के रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने ना पीडीपी को लिफ्ट दी, ना उन्होंने राशिद इंजीनियर के आउटफिट्स को कोई तवज्जो दी, ना जमात इस्लाम को दी। उन्होंने देखा कि बीजेपी को टक्कर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस दे सकती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज अलायंस विद कांग्रेस। वहां कांग्रेस बहुत माइनर प्लेयर है जम्मू कश्मीर में, और उन्हें क्लियर कट मेजोरिटी देखकर, और जम्मू में भी जो उनको लग रहा था 43, वो आधे पे आ गए। तो बेसिकली देयर पॉलिटिकल ऑल प्लान्स हैव फेल्ड देयर। अब देखना ये है व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट यू हैव इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के ऊपर आगे चल के आता हूँ। बाकी साहब मुझे पहले ये बताइए कि जो आपने कहा कि बीजेपी ने प्लान किया था कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है जो जम्मू का है, वहाँ पे 43 सीट्स के ऊपर उन्होंने जम के कैंपेन की कि हम ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया से मैक्सिमम वोट बैंक लें और मैक्सिमम सीट्स यहाँ से निकालें। एज ऑफ नाउ जो मेरे पास फिगर्स हैं, 43 सीट्स जो आपने जम्मू की बताया, उनमें तकरीबन 9 सीट्स हैं जहां पे बीजेपी जीत गई है, और तकरीबन 18 से 20 सीट्स ऐसी हैं जहां पे बीजेपी की लीड चल रही है। यानी अगर हम 20 सीट्स का भी नंबर लें तो 29 सीट्स टोटल 90 में से बीजेपी जीतती है। बिल्कुल दिल्ली की पोजीशन ये है कि 47 में से कोई एक सीट भी नहीं है जिसमें बीजेपी लीडिंग पोजीशन में हो, यानी वैली से तो कंप्लीटली ये वॉश आउट हो गए। तो अभी तो जम्मू वाला एलिमेंट है, इसमें भी हिंदू मेजॉरिटी एरिया के अंदर बीजेपी 47 में से 43 में से 28 सीट्स अगर जीतती है, आपके नजदीक उसकी वजह क्या है? जम्मू के लोगों ने भी रिजेक्ट किया बीजेपी के इकदामात को। नहीं, देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। बाहर आप पाकिस्तान में क्या सोचते हो ये डिफरेंट है, और यहाँ वो एक्चुअली कंडीशन क्या है। बीजेपी इज हिंदू माइंडेड पार्टी, but it doesn't represent all the Hindus in India. Their Hinduism different. Congress is also Hindu party. जी जी। कांग्रेस का हिंदू को हेट करती। आई एम ऑल्सो हिंदू, लेकिन मेरा हिंदुत्व वो नहीं है जो संघ कहे या बीजेपी कहे। बिल्कुल ठीक। आई डोंट हैव टू गो बाय दैट। बिल्कुल ठीक। जैसे इस्लाम में कई सेक्ट्स होते हैं, वैसे हिंदुइज्म में भी कई लोग हैं कि जो नहीं मानते बीजेपी के हिंदुत्व को। तो जम्मू में भी कई लोग हैं जो इनकी जो हार्ड हिंदुत्व की लाइन को नहीं मानते। सही। और जो नहीं मानते वो उनके साथ नहीं है, इसलिए द गेम हैज फेल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एंड द अदर थिंग आई सैल्यूट द पीपल ऑफ वोटर्स ऑफ वैली। ये जो डिवाइड एंड रूल वाला मामला होता है, वैली हैज रिजेक्टेड इट, एंड दैट इज व्हाट इट इज नीडेड इन इंडिया and even democratic setup in Pakistan. आपकी जीत बढ़ाने के लिए आप दूसरे के वोट काटोगे, दूसरे के लिए वोट कटिंग मशीन के तहत कुछ लोगों को खड़ा करोगे। वो जम्मू कश्मीर, वो वैली के लोगों ने पहचान लिया और उन्होंने इन ब्लॉक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोटिंग किया। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मतलब जिस वक्त भारत ने आर्टिकल 370 और 35A वाला जो सारा मामला हुआ, स्पेशल स्टेटस खत्म किया, फिर उसके बाद जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, डोमिसाइल लॉ लेके आए, लैंड को लेकर जो लॉज लेकर आए, वो जम्मू कश्मीर के लोग तो पहले दिन से पहले खौफजदा हुए जब इतना बड़ा वहाँ पे मिलिट्री एक्शन हुआ, आप लोगों ने कर्फ्यू लगा के रखा। उसके बाद जो सारे मामले, तो आपसे मुराद इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पीडीपी भी इक्वली आवाज बुलंद कर रही थी जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पीडीपी को वो शेयर नहीं मिला। इवन चले पीडीपी ने, महबूबा ने तो मुफ्ती साहबा ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने इलेक्शन लड़ा, वो लूज कर गई। पीडीपी के लोगों को क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया? आपके नजदीक इसकी क्या वजह है? मैं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। पीपल ऑफ वैली के लोगों ने पीडीपी को बीजेपी का बी टीम समझा। पीडीपी went with BJP to form a government. That's the blunder PDP has done. जो माजी में किया उन्होंने। बस उसके बाद किसको गारंटी है कि कल पीडीपी को आप वोट करो और वो बाद में बीजेपी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाए? तो इसका मतलब है जो आपकी गुफ्तगू से मैं आगाज कर रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं
वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे इस वक्त के मुस्तकबिल में वहां पर बीजेपी किसी भी तरह गवर्नमेंट के अंदर आ सके, कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं वो बीजेपी को। अभी तो इस चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा मुद्दा इन इलेक्शंस के अंदर ये भी था कि कांग्रेस ये कह रही थी कि अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम 370 को दोबारा रिवर्स करेंगे। तो दैट इज मैं उसको इसीलिए मैंने कहा था आपको 370 को आपको समझना होगा। 370 के तहत एक स्पेशल स्टेटस के नाम पर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 1952 से लेकर आज तक 37 बार उसमें अमेंडमेंट हुआ और धीरे धीरे सारी चीजें विड्रॉ हो गई। अब 370 में क्या बचा था? सिर्फ लैंड एक्विजिशन बचा था। बीजेपी ने जो 370 एबोलिशन की बात करते हैं, 370 still stand in the constitution. Section B of 370 has been abolished. Under that, anybody can go and buy land in Jammu Kashmir. लेकिन लैंड एक्विजिशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया। कोई भी सरकार, विधानसभा जो होती है, स्टेट जो गवर्नमेंट, दे कैन पास अ लॉ ऑन लैंड एक्विजिशन एंड मेक श्योर दैट अदर पीपल फ्रॉम अदर स्टेट डोंट कम एंड बाय द लैंड देयर। हमारे यहाँ हिमाचल में ऐसा है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऐसा है। दो स्टेट गवर्नमेंट दे पास्ड अ लॉ दैट नो आउटसाइडर विल कम एंड बाय लैंड हियर। सही। तो अभी आप मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि अब क्या स्टेट असेंबली के पास ये इख्तियारात हैं कि जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने सेंटर में रह के जो इकदाम किए उनको रिवर्स कर दें? नहीं, देखिए 370 सेक्शन बी रिवर्स नहीं होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एक अपना कानून पास कर सकती है लैंड एक्विजिशन को लेके, एंड दैट विल स्टैंड देयर। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को वही मिल जाएगा। देखो 370 was more publicized. See, 370 was more publicized. Very few people know that 370 was nothing but an empty barrel. There was nothing inside except the land acquisition. But now problem, जो major problem हमको दिखाई देती है, what will be the status of the state government? It will be a full-fledged government as it was previously, or it will be a government like Delhi government, that is half government, where you have a elected representative, elected government in power, but most of the powers are in the hands of lieutenant governor, like what we have in Delhi. So that has to be seen. What the parliament takes a call, what Supreme Court takes a call, और ये जो चुनाव हुए अभी, दैट वाज ऑन द कॉल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे सुप्रीम कोर्ट गिव ऑर्डर। इलेक्शंस हैं, ये तो लोगों की राय का इजहार होता है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी राय दे दी, तो अब आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों की राय का एहतराम करे? राय तो दिल्ली के लोगों ने भी दी थी, और अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दैट इज हाफ गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब अगला चीफ मिनिस्टर मतलब ये कंफर्म है कि अब उमर अब्दुल्ला जो है वो लीड करेंगे? 100%। देयर इज नो डिस्प्यूट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये जो टोटल मैंडेट मिला है कांग्रेस और एनसीपी को, इसमें कांग्रेस का शेयर मात्र 10% है, 90% शेयर एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उमर अब्दुल्ला इज द कैंडिडेट एंड ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। वो भी समय ही बताएगा कि will it be a full-fledged government, सही, और half government like दिल्ली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब एसयू समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो भी इस समिट में आ रहे हैं। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का इस समिट में आना, इंडियन मीडिया और एज एन एनालिस्ट आप इंडिया में बैठ के इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यदि मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संवाद होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन से ही चीजें उभरती। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल जी हमेशा कहते थे बातचीत होनी चाहिए, और इसी के तहत वो लाहौर आए थे बस लेके। ये बात अलग है कि उसका रिटर्न गिफ्ट हमको कारगिल मिला, बट एनीवे अलग अलग सरकारें, आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री ज़्यादा ओवर पावर्ड है, हमारे यहाँ मिलिट्री ओवर पावर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान की आवाम कभी नहीं चाहेगी कि ये दुश्मनी हो।
भारत और पाकिस्तान की आवाम आज भी एक दूसरे को भाई ही मानती है। आप यूरोप में जाइए, वहां पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठा रहते हैं, एक घर में भाई बन के रहते हैं। ये तो बॉर्डर खींच गई है और ये अलग अलग वास्टेड इंटरेस्ट है, इसके चलते ये हमेशा दुश्मनी जैसा माहौल बना रहता है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वो अच्छा ही संदेश लेके जाएंगे, क्योंकि वो भारत की तरफ से जा रहे हैं। आपके वहां से भी रिसिप्ट, पाकिस्तान में यदि इकोनॉमिकल पोजीशन वीक है, पाकिस्तान यदि परेशान है पैसे के लिए या डिरेल हो रही है इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी चिंता होती है। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि अरे आप हमारे से दोस्ती करिए, कुछ IMF जाने की जरूरत नहीं, हम आपस में भाई सब मिलके एक दूसरे को मदद कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इस SCO समिट में आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके आने से कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है इंडिया और पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारे तरफ से हाथ आगे आया है। अपेक्षा करता हूँ, ऐसे ही आशा रखता हूँ, आई एक्सपेक्ट दी रेसिप्रोकेट फ्रॉम दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी ऐसा ही दोस्ताना ये देखना चाहता हूँ। ये सब खत्म हो जाना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच में। इससे आपको भी तकलीफ, हमको भी तकलीफ, हमारे भी खर्चे बढ़ते हैं, आपको भी खर्चे बढ़ते हैं। इतने खर्चे हम दूसरी जगह पे लगाए तो शायद पाकिस्तान और भारत मिलके पूरे विश्व पे हम राज कर सकते हैं, एक बड़ी इकोनॉमी बनती है। बिल्कुल, यही ये कम से कम यहाँ मीडिया का, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जनता का यही मैसेज है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अशोक वानखेड़े साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।